बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पी लेगा उसके मन में कोई कंफ्यूजन या संशय नहीं रहेगा। 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। अब तो इस नए संसद भवन के ऊपर जो भारत के राजकीय चिन्ह के शेर हैं वो भी नई आभा से दिखाई लगने लगे हैं, क्योंकि हमारे बहुत से विरोधी कोर्ट चले गए थे कि शेर कुछ ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं, क्योंकि इनको चाहिए था कि शेर भी बिल्ली जैसे चाहिए थे। मंडल कमीशन किस दिन लागू हुआ? 7 अगस्त 1990, सिर्फ 8 दिन बाद 15 अगस्त था। इतना बड़ा निर्णय जो उस सरकार ने आकर 8 महीने तक नहीं लिया, जो 8 घंटे में होने वाला निर्णय था, क्यों 15 अगस्त को नहीं हो सकता था? मैं बताता हूं उसका कारण। बहुत स्पष्ट रूप से के राजा कुरुप्पु स्वामी की किताब में श्री स्वर्गीय शरद यादव जी ने लिखा कि वीपी सिंह से उनकी बात हुई और वीपी सिंह ने कहा कि मैं 15 अगस्त को इसको ऐतिहासिक अनाउंस करना चाहता हूं, मगर क्या करें 9 अगस्त को देवीलाल जी की रैली थी और उन्हें इस बात का डर था कि देवीलाल जी की रैली के बाद जनता दल में विभाजन न हो जाए, बहुत से नेता न चले जाएं। उन्हें इस बात का डर था कि शरद यादव जी भी चले जाएंगे। उस समय कृषक वर्ग में बहुत सी ऐसी जातियां थी जो आज ओबीसी में है, उस समय नहीं थी। तो देवीलाल जी की रैली 9 अगस्त को थी, इसलिए 7 अगस्त को करना पड़ा। अर्थात उनका मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय, समाज के वर्गों के लिए उत्थान नहीं था, अपनी पार्टी के अंदरूनी समीकरण और उस राजनीति को साधना था। क्योंकि उद्देश्य पवित्र नहीं था, इसलिए ना वो पार्टी बची, ना उन नेता को सम्मान मिला। राम मंदिर के उद्घाटन के समय एक और बात कही गई। हमारे बहुत से लोग कहते हैं इसमें सीता जी का नाम नहीं लिया गया। भाई मैं बताना चाहता हूं, अरे आप लोग थोड़ा सा सहज बुद्धि का प्रयोग करिए। ये तो राम जन्मभूमि है, ये तो रामलला है। विराजमान भी वहां 5 वर्ष के हैं। जहां राजा राम होंगे तो वहां सीता भी आएंगी। अभी तो रामलला ही है, तो जय श्री राम ही होगा। और दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता भी होती है जब वो ये बात कहते हैं कि सीता जी का नाम होना चाहिए। तो मुझे ध्यान आता है कि दुनिया में कोई दूसरी संस्कृति नहीं है जो ईश्वर में स्त्री तत्व को स्थान देती हो, सिर्फ हमारी संस्कृति है। हम सीताराम भी कहते हैं, राधे श्याम भी कहते हैं, लक्ष्मी नारायण भी कहते हैं, गौरी शंकर भी कहते हैं। और जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तो हम दोनों को याद करते थे। सभापति जी, मैं बालक के रूप में गया था उस रैली में, मुझे आज तक याद है। हम कहते थे, जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। फिर हम कहते थे, इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज आप देखिए वो सौगंध पूर्ण हुई। उसकी शुरुआत माननीय अडवाणी जी के समय में हुई थी और संपूर्ण मोदी जी ने उसे करने का कार्य किया है। मान्यवर, बहुत से लोग कहते थे कि श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त ठीक नहीं है, मगर मैं कहना चाहूंगा उन सारे लोगों को देख लेना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने जो यात्रा शुरू की है, इसका मुहूर्त कैसा था, जरा इस पर विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि वो जहां से चले हैं, पहले वो चले असम से तो देवड़ा साहब मुंबई में अलग हो गए, वो बंगाल की तरफ उठे तो ममता दीदी ने अलग स्टैंड ले लिया, उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने अलग स्टैंड ले लिया, पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग हो गई, बिहार पहुंचे तो गठबंधन ही पलट गया, आज वो रांची में है। साहब, सरकार तो बच गई पर वहां भी मुख्यमंत्री चला गया। तो जरा विचार करना चाहिए उन लोगों को कि उन्होंने ये कौन से मुहूर्त में काम शुरू किया है। परंतु उसके उपरांत जिस ढंग से इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, तो उसके लिए जो हकीकत से मुंह मोड़े हुए हैं, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आंख मूंद लेने से यह खतरा न टल जाएगा। आंख मूंद लेने से यह खतरा न टल जाएगा। अब वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा, और शिजरा बिखरने को है इस मोहब्बत की दुकान का, झूठी तसल्लियों से अब संभाला न जाएगा। आज हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि साहब वो SC ST OBC के आरक्षण को लेकर, उनकी जनगणना को लेकर बहुत कंसर्न है, उनके मन में बड़ी वेदना है। तो मैं पूछना चाहता हूं, यदि उस आरक्षण के लिए इतनी वेदना है, चाहे वास्तविकता में वेदना है या वोट के तराजू पर तौल कर, सियासत के माहौल को खोल कर तब देखा जाता है कि किस आरक्षण का कब इस्तेमाल करना है।
अगर ये सच था तो क्या ये सच नहीं है कि इन्हीं लोगों के शासनकाल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से SC ST OBC का आरक्षण समाप्त हो गया। कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया। 81 में फिर इंदिरा जी की सरकार लाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर क्वैश कर दिया। 2006 में मनमोहन सिंह जी की सरकार फिर लेके आई। कहां चला गया, कहां चला गया? इसलिए कि वोट बैंक पे तौला जाता है कौन सा तगड़ा वाला वोट बैंक है, फिर उसके लिए बोला जाता है। जामिया में खत्म, जम्मू कश्मीर में SC ST OBC का आरक्षण नहीं, क्यों नहीं? और मैं बताना चाहता हूं, जो लोग आज कहते हैं समाज के उन वर्गों के लिए, जम्मू कश्मीर इस देश का एक ऐसा इकलौता राज्य था जहां वाल्मीकि समाज के प्रतिभाशाली बच्चे चाहे कितना भी पढ़ जाएं सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकते थे। जब 370 हटी है उसके बाद वो बराबरी मिली है। आप इस सीमा तक दबा के रखते थे और हमने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है। यह दर्शाता है मोदी जी की सोच और आपकी सोच में कितना बड़ा अंतर है। ये लोग तो अगर इनके नेता के घर पर भी अटैक हो जाए और लगे कि वो दूसरा वाला वोट बैंक ज्यादा तगड़ा है, चुप्पी साध लेते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के एक MLA थे, 2018 या 20 की बात है, अखंड श्रीनिवास मूर्ति अनुसूचित जाति के थे। उनके घर पर अटैक हो गया और अटैक करने वाले लोग जला के फूंक दिए। उसके बाद भी लोग शांत रहे, उन लोगों को बेल भी मिल गई। वो बेचारे सुप्रीम कोर्ट गए बेल क्लैश कराने, अब तो खैर पार्टी भी छोड़ के चले गए। तो ये तो वो है कि वोट बैंक की सियासत के लिए अगर घर फूंक तमाशा देखना हो तो वो भी देखने के लिए तैयार रहते हैं, इनको उसमें भी किसी भी प्रकार की। और फिर मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, इस देश में किस प्रधानमंत्री ने कहा था मुस्लिम शुड हैव द फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया? आपने तो नहीं कहा SC ST OBC और गरीब का होना चाहिए। हमारे मोदी जी ने कहा गरीब का पहला हक है, वंचित का पहला हक है, किसान का पहला हक है, महिला का पहला हक है। यह दिखाता है कि आपकी हकीकत क्या थी, दिल में क्या है और सामने क्या है। कर्नाटक की सरकार ने एक आदेश निकाला है। जिस समय चुनाव लड़े थे तो कहा था कि हम सबको जैसे 2000-3000 की जिस प्रकार की छूट देंगे, चुनाव में आ गए। फिर आदेश निकाला कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग 4 व्हीलर खरीदना चाहेंगे तो सरकार 50% पे करेगी। यानी अगर 4 लाख का होगा तो 2 लाख पे करेगी, 6 लाख का होगा तो 3 लाख पे करेगी। यह है असलियत। एक वोट बैंक के लिए 2 और 3 हजार और दूसरे के लिए 3 लाख। अभी पिछड़ा वर्ग आयोग ने पश्चिम बंगाल की सरकार को तलब किया है। किस बात के लिए तलब किया है? क्योंकि उन्होंने 81 जातियों को जोड़ा OBC में और उसमें 73 मुस्लिम थी। पिछड़े वर्ग आयोग ने पूछा यह कैसे हुआ? साहब अभी तक उसका सही जवाब नहीं दे पाए। और मोस्ट बैकवर्ड के लिए उन्होंने 87 जातियों की रिकमेंडेशन की, उसमें 80 मुस्लिम थी। पिछड़े वर्ग आयोग ने पूछा है और मेरी जानकारी के अनुसार 8 फरवरी को उनके चीफ सेक्रेटरी को, वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया हुआ है। यह मैं देश के सामने रखना चाहता हूं, यह है असली हकीकत। ऊपर से खाने के दांत और दिखाने के दांत और है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को जालंधर में अपने भाषण में कहा था, और किसी को समस्या हो तो डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इन 2014, उसके वॉल्यूम 17 और पार्ट 3 में वो पूरा भाषण है जिसमें वो बड़े दुख के साथ कहते हैं कि नेहरू जी को माइनॉरिटी कम्युनिटी के प्रति कुछ बहुत ज्यादा लगाव है और इसलिए वो दलितों के हितों की अनदेखी कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात के विरोध में नहीं हूं कि मुस्लिमों को नहीं मिलना चाहिए, परंतु दलितों की कीमत पर मिले, मुझे इस बात का बहुत दुख है। इस देश में एक ही प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपनी जातिवाचक संज्ञा अपने नाम के आगे लगाई। हमने कभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कहा था, मगर एक ही पंडित जी हुए भारत की राजनीति में। यानी तब उसका फायदा था तो उस चीज को आगे करना है, आज दूसरा फायदा है तो दूसरे को आगे करना है। इसलिए परिस्थितियों के अनुसार इनका सामाजिक न्याय का समीकरण बदलता रहता है। यह मैं देश को बताना चाहता हूं, जबकि हमारी सोच पिछले 70 सालों में कभी भी किसी भी प्रकार से बदली नहीं है। ये लोग कहते हैं भाई जातिगत जनगणना कराइए, बिल्कुल अच्छी बात है, पर पहले तो बताइए जातिगत जनगणना रोकी किसने थी, किसका निर्णय था? ये 1951 में नेहरू जी का निर्णय था ना, और उस समय तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, क्योंकि चुनाव तो 52 में हुए। और फिर हमने बचपन में सभापति महोदय सुना, इंदिरा जी के जमाने में कांग्रेस की क्या सोच थी, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। राजीव गांधी जी के जमाने में क्या था,
6 दिसंबर 1990 को इसी सदन में मंडल कमीशन का विरोध करते हुए राजीव गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती, हमारा नारा है जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं, नेहरू जी सही थे कि इंदिरा जी सही थी कि राजीव जी सही थे, या आज के आपके कुल गौरव सही हैं, या दोनों सही थे? जैसी मौका मिल जाए वैसा सही था। तो मैं कहना चाहूंगा कि एक जमाने में जो पार्टी कहती थी जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, वो अपने पुरखों की बात को धर के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक और आरोप लगाया गया था कि विपक्ष के नेताओं का सम्मान नहीं होता। माननीय खड़गे जी ने एक उदाहरण दिया था, वो उदाहरण अटल जी के प्रधानमंत्री का नहीं था। वो जब वो विदेश मंत्री बने थे तो विदेश मंत्रालय में जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो लगी थी, वो हटा दी गई। तो उन्होंने कहा नहीं, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो जहां जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। ये हमारा संस्कार है। भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्हें भारत रत्न मिला। प्रणब मुखर्जी जी कांग्रेस के नेता थे, उन्हें भी भारत रत्न मिला। क्या पद्म अवार्ड तरुण गोगोई जी को नहीं मिला? क्या एससी जमीर जी को नहीं मिला? और अभी आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को मिला। यह ईमानदारी है हमारी सरकार की। समाज के जिस जिस व्यक्ति ने, जिस जिस महापुरुष ने जो जो योगदान दिया, हमने ईमानदारी से किया है। और इनके यहां ये सम्मान की बात करते, इनके यहां तो ऐसा था मान्यवर, इस देश में 2 ही प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपनी सरकार में अपने अंदर गठित कमेटी के द्वारा अपने को भारत रत्न अर्पित किया। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक श्रीमती इंदिरा गांधी जी।